हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर हमारा पर्यावरण के साथ प्रस्तुत हूँ। हमारा पर्यावरण, देखिए ये जो आप नाम सुन रहे हैं ये सिर्फ एक क्लास विशेष का नहीं है, एक कक्षा विशेष का नहीं है तो ये कक्षा 10 के लिए, लेकिन ये कक्षा 3-4 से लेके 10-12 क्या आगे तक क्या हमेशा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज आप हर जगह सुन रहे होंगे हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण आपने सुना होगा, टेलीविज़न में भी, अखबार में भी, और लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि जैसे बुजुर्गों जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके मुंह से भी सुना होगा, आज का पर्यावरण पहले जैसा नहीं है। पर्यावरण मीन्स वातावरण। आज का वातावरण, आज का पर्यावरण पहले जैसा नहीं है। तो ये पर्यावरण है क्या? देखिए, ये पर्यावरण जो है ये हमारे आसपास की वे सभी चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, चाहे वो जैविक चीजें हों और चाहे भौतिक चीजें हों। देखिए, पर्यावरण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक पर्यावरण, एक आपका जैविक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं जो अजैविक होती हैं और हमें प्रभावित करती हैं, जैसे जल है, वायु है, आपका ये चक्रण आपने सुना होगा कि बहुत सारे गैसों के चक्रण होते रहते हैं, जो कि पिछली कक्षाओं में आपने सुना होगा, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र। ये सभी चक्र हैं जो एक दूसरे से में बदलते रहते हैं और वो हमें प्रभावित करते हैं। इसी तरह से आप जैविक पर्यावरण में सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे जो भी हैं वो हमें प्रभावित करते रहते हैं। भौतिक में आपका ताप भी आ जाता है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, हवा है, पानी है, पहाड़ है, नदी है, सभी चीजें जो कि भौतिक जिसको कहते हैं, ताप है, ठंड है, और कहीं कहीं आपने सुना होगा कि बर्फ जमी रहती है, कहीं ठंड होती है, तो वो ये सभी हमें प्रभावित करती हैं। ये सभी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। और जो जैविक पर्यावरण है उसके अंतर्गत सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि आते हैं जो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और अनेक प्रकार की अन्योन्य क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो पर्यावरण से का अर्थ है हमारे आसपास की वे सभी चीजें जिनके द्वारा, चाहे वो जैविक चीजें हों या आपके अजैविक चीजें हों, भौतिक हों, वो हमें प्रभावित करें, वो पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से आप इसके अंतर्गत बहुत सारे कारक होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि पर्यावरण या वातावरण का अर्थ क्या है? तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। तो उन सब प्रक्रियाओं, दशाओं, बलों तथा वस्तुओं का सम्मिलित स्वरूप, ध्यान से देखिएगा, जो भौतिक या रासायनिक रूप में जीवों को प्रभावित करता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है, वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अभी अभी हमने बताया भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, वे सभी जो हमें प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट प्रभावित करें, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट, आप डायरेक्ट सब ज्यादा अच्छे से समझेंगे, और परोक्ष मीन्स जो डायरेक्ट तो नहीं प्रभावित करते लेकिन किसी एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। जैसे हम जो है कि पेड़ों को काट दें, तो पेड़ तो हम सीधे खाते नहीं हैं, लेकिन पेड़ हमें वायु देता है, ऑक्सीजन देता है, तो वो सीधे सीधे हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो ऑक्सीजन हमें वापस देता है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये चक्र वगैरह चलता रहता है जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। तो ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह से इसमें बहुत सारे कारक हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और हमें भी उसी के में प्रभावित करते हैं। अब हम जो हैं, हम उसी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मानव जो है उसी पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण का जो प्रभावशाली घटक है, सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को बिल्कुल बलशाली, सबसे अलग घोषित करने की और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पर्यावरण का सबसे जो प्रभावशाली घटक कौन है? भौतिक घटक हो या जैविक घटक हो, उसमें है मानव। सबसे प्रभावशाली घटक कौन है? मानव। अब ये
आपके जो मानव है ये शुरू में तो इसी पर्यावरण का ही एक हिस्सा था, और जिस तरह सभी जीव जंतु थे, जिस तरह सभी जैविक और अजैविक घटक थे, उसी तरह से ये भी था। लेकिन इनके पास थोड़ा सा बुद्धि ऊपर से डाल रखा है भगवान जी ने। तो उस बुद्धि और कौशल के विकास के द्वारा उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की। जैसे मानव जो था, शुरू में आपने सुना होगा आदि मानव जैसे सारे जीव जंतु रहते थे वैसे वो भी रहते थे, वो भी नंगे घूमते थे, वो भी पत्ते खाते थे, वो भी गुफाओं में रहते थे, कहीं भी रह लेते थे जैसे आज जानवर रह रहे हैं। लेकिन इनके अंदर थोड़ा बुद्धि ज्यादा था अन्य जीवों की अपेक्षा। तो इन्होंने क्या किया कि सभी चीजों पे अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश की, और सभी जो घटक थे, कारक थे, उनको जो है प्रभावित करने लगे, वो अपने अनुसार उनका प्रयोग करने लगे। ठीक है, तो शुरू में तो आप प्रभाव दिखाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना कि सामने देखिए कि बड़े बड़े देश हैं जो वो अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए एक से एक विकास करते जा रहे हैं, एक से एक जो है कि ऐसी ऐसी गतिविधियां करते जा रहे हैं कि आज देश क्या, आज विश्व ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है कि न तो वो कुछ सोच पा रहा है, न देख पा रहा है, न कर पा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में, मतलब हर तरीके से बिल्कुल त्रस्त हो गया है। आप स्वयं देख रहे होंगे, इस बात का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि हम अपने पर्यावरण को एकदम अपने अनुसार क्या, उससे भी ज्यादा ढालने की कोशिश कर रहे हैं, जो संतुलन बिगाड़ करके हम अनेक प्रकार की परेशानियां स्वयं के लिए खड़ी कर ले रहे हैं। आपने अभी लेब नाम का सुना होगा, इतना बड़ा जो है कि उसमें दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से कितने लोग मारे गए, कितने लोग मतलब इतनी त्रस्त हो गए हैं, लोग इतना ज्यादा त्रस्त हो गए हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। पूरे विश्व में देख लीजिए आप, यही कारण है आज हमें विकास किस मोड़ पर ले आके खड़ा कर दिया है, ये हम खुद नहीं देख पा रहे हैं, और फिर भी जो है हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता चला गया, या जिसकी वजह से ये एक सबसे प्रमुख घटक के रूप में सामने अपने आप को आया, दिखाया। ठीक है, क्योंकि उसकी जो है आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, और जैसे जैसे वो प्रकृति को के घटकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो उसने ये नहीं सोचा कि आगे जो है इसका क्या परिणाम होगा, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। यहाँ तक कि अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितने ही घटकों का नुकसान कर दिया। यहाँ तक कि बहुत से जीव जंतु और पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो विलुप्त प्राय हो गए, मतलब उनको अब हम किसी चीज को भी इतना बुरी तरह से अगर हम सोच, यही देख लीजिए आप, पानी जो है, पानी को हम निकालते चले गए, एक लिमिट तक पानी को खर्च करना, चलिए ठीक है, पानी आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उसका इतना दुरुपयोग करने लगे कि आज जमीन में पानी नीचे चलता चला जा रहा है। यहाँ तक कि गर्मी में कितनी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। तो वो ये जो मनुष्य है वो सबसे जो घटक के रूप में, सबसे प्रभावशाली घटक के रूप में अपने आप को सिद्ध किया, क्योंकि इसके अलावा और कोई एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि मानव ही एक ऐसा जीव है जो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पावे तो साल 2 साल क्या 10 पीढ़ी के लिए जुटा के रख ले। ऐसा और कोई जीव इस विश्व में नहीं है। जो आपने देखा होगा, शेर भी अगर शिकार करता है तो वो जितना खाना होता है खा लेता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद जो अन्य जीव जंतु हैं उसको खाते हैं। और हमारा क्या है, हम एक छोटे से घर में खाना भी बनाते हैं तो जितना खा लेते हैं, बाकी का हम फ्रिज में रख देते हैं, चलो कल खाएंगे, परसों खाएंगे। और इस तरह का कोई जीव हमें बता दीजिए जो एक दिन के अलावा और भी दिनों के लिए वो अपने भोजन सामग्री को ऐसे करके रख लेता हो, है। तो इस तरह से ये जो पर्यावरण का सबसे प्रभावशाली घटक बनने की कोशिश में इस संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है, क्योंकि प्रत्येक कारक एक दूसरे पर को प्रभावित करते हैं और सब जरूरी होते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है मानव द्वारा अपने प्राकृतिक वातावरण का संयोजन।
शुरू में तो देखिए मानव जो है इसी पर्यावरण का हिस्सा है, और जैसे सारे जीव जंतु प्रभावित होते थे ये भी प्रभावित होते थे, ये भी उसी पर्यावरण में रहते थे, लेकिन इनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, जिसके शुरू में तो इन्होंने जो है कि उसको देवी देवता के रूप में पूजा, जैसे आपने सुना होगा ना, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, आपने बहुत सुना होगा ना कि इनसे पंच तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है, बहुत पूजा जाता है। वृक्षों की पूजा करते थे, अनेक प्रकार से इनकी पूजा करते थे, और उनसे उतना ही चीजें लेते थे जितनी उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक होती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे इनका विकास होता गया, या कहिए कि ये अपने आप को अन्य जीवों से अधिक सुपीरियर बनाने के लिए, अधिक विकसित बनाने के लिए, और अधिक सभ्य दिखाने के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यवसायिक रूप से, माने अनेक प्रकार से, हर तरीके से अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए इन्होंने उसका दुरुपयोग क्या, अधिक से अधिक शोषण करना शुरू कर दिया। अब देखिए इस समय आपने सुना होगा कि ना तो इन्होंने पृथ्वी को छोड़ा है, पृथ्वी के अंदर ना आकाश को छोड़ा है, ना अंतरिक्ष को छोड़ा है, हर जगह विज्ञान जो है पहुंच गया है। पहले हम कहते थे देखो चंद्रमा जो है देवता हैं, अब कहते हैं लो चंद्रमा पे तो हमने जाके देख लिया, वहां तो धरती है जैसे यहाँ पे धरती है, खाली वहां वायु नहीं है, ये भी देखा है। तो इस तरह से हमने हर चीज को छेड़ा है, और इतनी बुरी तरह छेड़ा है कि आज उसका परिणाम जो है हमारे सामने क्या आ रहा है ये हमको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इस समय आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कितने लोगों को भूखे मरने की कंडीशन आ गई है, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई, कितने लोग अस्वस्थ हो गए, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं रोज। मतलब अभी तक हम लोग देखते थे कि विदेशों में, बड़े बड़े देशों में लोग इतने बीमार हो रहे हैं, इतने मर रहे हैं। आज हमारे देश की भी हालत वही होती जा रही है, केवल किस लिए कि हम अपने आप को सबसे प्रभावशाली घोषित करें, और चाहे उसके लिए पर्यावरण को कितना भी प्रभावित हो जाना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पर्यावरण के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण का समुपयोजन जो है मानव ने किया, जिस मतलब इतना अधिक कर लिया कि उसका दुष्परिणाम भी सामने आने लगा। अब पर्यावरण के साथ मानव का समन्वयन देखिए, वे सभी ये क्या चीज है पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ अगर मानव समन्वयन नहीं करेगा तो समझ लीजिए कि उसका दुष्परिणाम सामने आना ही आना है, और आना ही आना क्या है, आ ही गया है उसको कह लीजिए। तो अब भी अगर हम नहीं सुधरेंगे तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। शायद जैसे डायनासोर वगैरह आपने सुना होगा ना, कितने बड़े बड़े जीव थे, कितने बड़े उनके अंडे थे, लेकिन आज उनके नामो निशान मिट गए हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो गए हैं, तो शायद हम लोग भी लुप्त होने की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पर्यावरण के साथ मानव का समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। ये क्या चीज है भाई, वे सभी भौतिक, जैविक तथा सामाजिक कारक जो मानव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, मानव का पर्यावरण कहलाते हैं। मानव का पर्यावरण, मानव को डायरेक्ट रूप से भौतिक और जैविक या सामाजिक कारक जो भी उन्हें प्रभावित करते हैं वो मानव का पर्यावरण कहलाते हैं। तो भौतिक रूप से देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। हमने इससे पहले आपको पढ़ाया भी था कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन जरूरी थी, उनका दुरुपयोग करना जरूरी नहीं था। लेकिन हम उस भौतिक चीजों को, अब भौतिक चीजों में आपके कई चीजें आ जाती हैं, भौतिक में जैविक कारक भी आ जाते हैं, जैसे भौतिक चीजों में आपके अजैविक कारक आते हैं जो कि जीवित नहीं है। अजैविक कारक में क्या होता है, जल है, वायु है, और देखिए इसमें मानव निर्मित भी हैं और प्राकृतिक भी हैं। जैविक अजैविक कारक में जो भौतिक कारक हैं उसमें मानव निर्मित, और पहले तो हमने मानव निर्मित का बाद में सदुपयोग किया कि हम हर चीज को अपने हिसाब से बना लें, तो वो मानव निर्मित हो गई। प्रकृति ने जो हमें चीजें दी थी उसके अतिरिक्त मानव ने अनेक प्रकार की रेलगाड़ियां, रेल इंजन बनाए, रेलगाड़ियां बनाई, पटरियां बनाई, सड़कें बनाए, पुल बनाए, नदियों पे बांध बनाए, और इसके अतिरिक्त साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और तमाम तरह की हमने चीजों का विकास किया जो हमें प्रभावित कर रही
थी। इसको हमने पहले भी, इसके पहले वाले पार्ट में भी आपको पढ़ाया था कि किस तरह से प्राकृतिक चीजें होती हैं और मानव निर्मित चीजें होती हैं जिनका कि मानव को आवश्यकता अनुसार सदुपयोग करना था। तो उन्होंने प्रकृति को ध्यान में ना रख करके इसका परिणाम क्या होगा वो बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, अब मानव ने क्या किया, नदियां तो बह रही थी। नदियां, आपको मालूम है कि नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं। उन्हें कोई रास्ता बना के नहीं देता। देखिए, एक नाली आपको बनानी हो, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, नाली खोदना पड़ेगा। लेकिन आज तक किसी ने नदी के लिए खोदा नहीं। नदियां अपने आप पहाड़ों से उतरी और अपना रास्ता बनाते हुए जिधर जिधर से भी गई होंगी वो जाके समुद्र में अपने आप से मिली थी, कोई उसको बनाया नहीं था। लेकिन मानव ने क्या किया, जगह जगह उसको नहरें बनाई, काट काट के, नदियों को काट करके, और जहां पर पानी नहीं था वहां, चलिए वो भी अपनी जगह पे ठीक था कि भाई खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नहरों, ये जो नदियां हैं उस पे बांध बना दिया, बांध बना के पानी रोक दिया, पानी रोक के बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। उसके अतिरिक्त तमाम सड़कें बना डाली, तमाम वृक्षों को काटकर, जंगलों को काटकर मतलब खेती योग्य भूमि बना डाला। और इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा पहाड़ों पे आजकल लैंडस्लाइडिंग, आपने बहुत सुना होगा, पहाड़ गिर गया। अभी परसों ही आपने सुना होगा कि केरल में जो है कि एक पूरी पहाड़ी गिर पड़ी और उसमें बहुत से लोग अभी भी दबे पड़े हुए हैं जो निकले नहीं है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हम अपनी सुविधा के लिए, हम अपनी विकास के लिए वृक्षों को काटते चले गए। वृक्ष जो कि चट्टानों को पकड़े रहती हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं, वो सभी चीजें ढीली पड़ गई। और जब बरसात पानी उसके अंदर जाते जाते पूरा पहाड़ जो है वो गिरने लगता है, जिससे लैंडस्लाइडिंग होती है। और तो ये विकास का ही परिणाम है और किसी चीज का नहीं है। हम बम से ब्लास्ट करके पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ हिल जा रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले भी आपने सुना था कभी इतने भूकंप आते थे, लेकिन आज आ रहे हैं। हमने प्रकृति को पृथ्वी के अंदर तक छेड़ा है, आसमान तक छेड़ा है, पहाड़ों को छेड़ा है, जंगलों को हम काट दे रहे हैं। जंगलों को काट करके हम कृषि योग्य भूमि बना दे रहे हैं, जिससे कि वहां के रहने वाले जीव जंतु भी परेशान हैं। आज कहते हैं शहर में शेर घुस आया, शहर में आज ही हमने अखबार में देखा कि सड़क के ऊपर मगरमच्छ चल रहा है। तो क्यों चल रहा है भाई? उसके स्थान को जब आप छेड़ोगे तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे। अभी हमारा घर कोई तोड़ दे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे। पेड़ों को आपने काट दिया, शाम को चिड़िया आई, अब वो चिड़िया या जितने भी जीव उस पर बैठते हैं वो कहाँ जाएंगे? उन्हें तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए। तो इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उनका नहीं है उसको भी लेने का, वहां भी जाने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भूख तो सबको लगती है ना। ठीक है, आपकी तरह वो बुद्धिमान नहीं है ना कि वो ये देखें कि ये मानव का रहने का स्थान है, यहाँ पे हम ना जाएं। तो हमने ही उन्हें इतना छेड़ा है। अच्छा, जब हम जंगलों को काट देते हैं तो वर्षा पे प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे होंगे इस समय समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं वहीं बारिश इतनी ज्यादा कर दे रही है, माने एक समय में ही इतनी तेज बारिश हो जा रही है कि वहीं पर पानी भर जा रहा है। आगे बादल आने पर, पेड़ों के काटने की वजह से बादल आकृष्ट नहीं हो पा रहे हैं, बाढ़ आ रहा है। आपने देखा ही होगा, अभी बताने की तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है। टीवी में आप प्रत्यक्ष देख लीजिए कि किस तरह से बाढ़ आ रहा है। कई जो वो हैं स्टेट हैं उससे प्रभावित हैं। तमाम घर बह गए, लोग मर गए, लोगों के सामान बह गए, और यहाँ तक कि कृषि योग्य भूमि में जो उन्होंने खेती बाड़ी कर रखी थी वो भी नष्ट हो गया। तो इस तरह से पर्यावरण को छेड़ने का परिणाम हमारे सामने दुष्परिणाम के रूप में आता जा रहा है। तो और इसी तरह से सामाजिक कारक भी होता है। सामाजिक कारक में हमने अपने घर के बनाने के लिए सब बना लिया, लेकिन उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ती चली गई तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। हम औद्योगिकरण के ऊपर, व्यवसाय के लिए और उद्योग के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, और तमाम चीजें जो है कि हमें प्रभावित करने लगी। और उसको हम इतना, मतलब लोग क्या किए, वहाँ खेती बाड़ी छोड़ करके सब शहर की ओर भागे। शहर के बाद यहाँ तक कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि पूरा जो गांव है वो खाली हो गया है। बड़े बुजुर्ग बेचारे रह रहे हैं वहां पे, वो बेचारे कितना कर पाएंगे। और जो जवान लोग हैं, जो कि काम करने लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो ज्यादा कमाने के चक्कर में चले गए दूसरे स्टेट जाने का परिणाम आपने अभी देखा अपनी आंखों से कि दूसरे स्टेट में आपकी कितनी इज्जत होती है कि जरा सी मुसीबत पड़ी तो लोग नंगे पांव, छाले पड़ गए, कितने मर गए वापस आने के लिए। और स्थान कहाँ आपको मिलेगा? जहां आपका स्थान है, जहां आपका स्टेट है, जहां आपके माँ बाप आपको नहीं भगा देंगे, वो कहीं ना कहीं तो आपको रुकने के लिए स्थान देंगे ही देंगे। तो ये विकास के द्वारा, विकास के लिए हम
कुछ भी करने को तैयार हैं, जिससे कि प्रकृति पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें कहने का मतलब यह है कि मानव को समन्वय करके ही, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ समन्वय करके ही चलना चाहिए। अब देखिए, जैविक कारक आपको हमने बताया ही है कि कुछ जैविक कारक हैं जिसमें सभी जीव आते हैं, और भौतिक कारक हैं जिसमें सभी अजीव वस्तुएं आती हैं, वो प्राकृतिक और मानव निर्मित कोई भी हो सकती हैं, और सामाजिक कारक जो हैं वो भी प्रभावित करते हैं लोगों को। तो इस तरह से अब एक चीजें और होती हैं कि इतनी सारी आपको अभी हमने बताया जैविक कारक और अजैविक कारक। अब इन सभी चीजों में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा, आप भोजन करते हो, भोजन करने के बाद पेट में जाता है, उसका पाचन होता है, अगर पाचन ना हो तो क्या होगा, कष्ट होगा, और वो पाचन होने के बाद तो उस पाचन के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और जो इसी तरह से जो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैविक चीजें हैं, जिनको कि हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, तो अगर वो नष्ट नहीं होंगी, अगर वो चेंज नहीं होंगी, तो वो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, और फिर उनका जो है कि निस्तारण मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि जैविक प्रक्रम में अपघटित हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी हरी पत्तियां हैं, या वो हैं, गोबर है, ये सब हम क्या करते हैं, गड्ढे में ढक देते हैं। या आजकल आपने सुना होगा कि हमें अपने घर के हरे जो छिलके निकलते हैं, चाहे फल का छिलका हो, चाहे सब्जी का छिलका हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो उसको हम किसी ऐसी जगह पे डाल देते हैं जो जैविक खाद का रूप जैविक खाद कैसे बन जाता है, वही अपघटित होकर। इसी तरह से गोबर है, वो अपघटित होकर खाद का रूप ले लेता है। तो ऐसे सभी पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं और अपघटित होके हमारे लिए बहुत काम के हो जाते हैं, तो उनको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका, अच्छा, ये जीवाणुओं के कारण होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जीवाणु का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब आप शीशा तोड़ के फेंक दीजिए। आप प्लास्टिक क्यों बना किया जा रहा है? प्लास्टिक इसलिए कि उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं है, उस पर किसी जीवाणु का प्रभाव नहीं है। अब आप खाना खाइए और जीवाणु न हो और पाचन न हो, तो सोचिए कि कितनी मुश्किल हो जाएगी। बिना जो है कि एंजाइम के, तो आपको एंजाइम सिरप भी पीना पड़ता है ना, कभी कभी पाचन ठीक नहीं रहता तो कहते हैं एंजाइम सिरप पीजिए, क्योंकि आपके शरीर में वो चीज उस समय नहीं उपस्थित रहती है, जिससे पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती है और आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे कि किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी जीवाणु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वर्षों तक मिट्टी में फेंक दीजिए, नाली में फेंक दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, वो जैसे कि तैसे बनी रहेंगी, वो अपघटित नहीं होती हैं। उनको अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, जो पदार्थ अपघटित नहीं होते हैं। अब देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का मैंने नाम लिया जो कि अपघटित हो जाते हैं, लेकिन इनसे कभी कभी थोड़ा सा पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं, मर जाते हैं, या फिर आपका खाना ही, आप देखिए, आप अच्छा खाना, बहुत बढ़िया खाना है और आपने बनाया, बहुत टेस्ट से खाया, लेकिन उसी को जो है आज पनीर की सब्जी आपने खाई, और आप सुबह देखते होंगे शादी ब्याह में कि बाल्टी बाल्टी ले जाके लोग फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्यों फेंकते हैं? रात को तो आपने बड़े टेस्ट से खाया और सुबह में वही चीज ले जाके आप फेंक रहे हैं, क्योंकि उसमें जीवाणु पड़ जाते हैं। जीवाणु जो है वो उसको खराब कर देते हैं, उसमें एक दुर्गंध आने लगती है और वो आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो जो अजैविक ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, उसको जो है जब हम निस्तारित करते हैं या उसको जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक बदबू आती है, और वो बदबू जो है बहुत भयंकर होती है। जैसे कोई जानवर ही मर गया, उसको आप ऐसे फेंक दीजिए, खुले में फेंक दीजिए, तो क्या होगा, इतनी बदबू हो जाएगी कि वहां से आना जाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें तरह तरह की गैसें बनती हैं। आपने सुना होगा ना, गोबर गैस। तो गोबर गैस तो चलो उससे हम फायदा उठा रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जिस गैस का हम फायदा नहीं उठा सकते हैं। गोबर गैस का तो चलो हम जला रहे हैं, बिजली जला रहे हैं, चूल्हे में जला रहे हैं, चलो फायदेमंद है, उसको हमने दूसरे तरह से विकसित कर दिया है। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कि हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो वातावरण में वो गैसें आती हैं जो कि वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में हमने आपको बताया, और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हमारे वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब इसके आगे हम आपको प्रदूषण और के बारे में भी पढ़ाएंगे कि किस तरह से ये सभी चीजें जो है पर्यावरण को प्रदूषित भी करती हैं। और आज का ये टॉपिक जो है ये सभी क्लासों के लिए आवश्यक है, और केवल विज्ञान के लिए नहीं बल्कि सामाजिक विषय हिंदी किसी में भी पूछा जा सकता है पर्यावरण के बारे में। ठीक है, निबंध भी पूछा जा सकता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करिए और आगे का हम अगले टर्म में पढ़ाएंगे। ठीक है।
धन्यवाद।